हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर टेस्ट पेपर 9 डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से। चलो, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे अरेंज करना है। हमें कुछ कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। अब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ये जो अमीन है, कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। ये अमीन 2 डिग्री है। दिस अमीन इज 3 डिग्री और एक हमें दे रखा है अल्कोहल। अब बॉइलिंग पॉइंट का बेसिकली देखो हमें क्या देखना होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है इस कॉन्सेप्ट में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो फोर्थ का तो सबसे ज्यादा, और फोर्थ देखो तुम्हें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो वहीं से आंसर ए आ गया। बाकियों को भी समझ लेते हैं एक बार। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। अब 1 डिग्री मीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, बिकॉज 3 डिग्री में हिंड्रेंस भी क्या हो जाती है? ज्यादा डेवलप हो जाती है। तो इसलिए आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्कोहल का। उसके बाद 1 डिग्री अमीन, देन 2 डिग्री अमीन एंड लास्ट में क्या होगा? 3 डिग्री अमीन। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कंपाउंड इनसॉल्यूबल है एक्वस NaOH में? अब देखो NaOH है क्या? बेस। बेस को क्या चाहिए होता है? एसिड। एसिड मतलब एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। तो तुम्हें यहाँ पे देखना है कि किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, अगर क्या बोल सकते हैं हम सिंपली, एसिडिक H अगर नहीं है तो बेसिकली वो इनसॉल्यूबल रह जाएगा। किसमें? NaOH में। रिएक्ट नहीं करेगा, डिसॉल्व भी नहीं होगा उसमें। यहाँ पे देखो एसिडिक मतलब H डबल बॉन्ड O वाले नाइट्रोजन के पास H यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। 53rd रिएक्शन दे रखा है एनालीन का बेंजल्डिहाइड के साथ और पूछा गया है कि अब इसमें क्या बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या आई है? N डबल बॉन्ड C वाली बॉन्ड आई है, मतलब क्या बन गया है? यहाँ पे शिफ्ट बेस बन गया है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट पूछा गया है इस रिएक्शन में। एक बार देखते हैं चलो इसको फिर। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है? बेंजामाइड है। बेंजामाइड NaOH और Br2। अब ये रिएक्शन क्या करता है याद हो अगर तो, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन वाला रिएजेंट है। हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है कि एक कार्बन कम होके हमें अमीन मिल जाता है। तो अमाइड से क्या मिल रहा है? अमीन मिल रहा है। एक कार्बन कम कर दो अगर इसमें, तो जो एक कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा? एनिलीन। अब एनिलीन है, एनिलीन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग होता है, चाहे पोलर सॉल्वेंट लो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट लो। ब्रोमिनेशन जब भी किया जाएगा इसका क्या बनेगा? ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट NH2। यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br, ट्राई ब्रोमो बनेगा। HNO2 मतलब क्या किया जा रहा है अब यहाँ पे? डायएजोटाइजेशन। अब डायएजोटाइजेशन करें तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको। हमारे पास ये कंपाउंड था और इसका हमने किया डायजेटाइजेशन। डायजेटाइजेशन किया मतलब क्या बन गया? अब हमारे पास यहाँ पे आ गया N2+। अब Cl- नहीं लिख रही क्योंकि यहाँ पे HCl था ही नहीं। यहाँ भी ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन। अब अल्कोहल अगर डालोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगी बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो हमें मिलना चाहिए ट्राई ब्रोमो वाला, मतलब आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 55, मोस्ट सुटेबल मेथड पूछा गया है फ्लोरोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए देखो हमने कौन सा रिएक्शन पढ़ा होता है? बाल-शेमिन रिएक्शन पढ़ा है। अब यहाँ पे वही देखना है तुम्हें कि बाल-शेमिन कौन सा है। बाल-शेमिन में क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट का HBF4 के साथ, तो ये तो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं। HBF4 हीट करेंगे फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो आंसर क्या हो गया? ए। कौन सा रिएक्शन था ये? बाल-शेमिन रिएक्शन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 56। रिएक्शन दे रखा है बेंजीन है, बेंजीन पे है पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H2O3, मतलब यहाँ पे हमने किया इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन अगर करोगे तो जो फर्स्ट मिलेगा, जिसको यहाँ पे ए बोला है, ए क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन हो गया, नाइट्रेशन किया है। अब नाइट्रोबेंजीन का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो अब यहाँ पे क्या बनता है? हाइड्रोक्सिलामीन बन जाता, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2OH। बट ये रिएक्शन देखो किस पे हो रहा है? एसिडिक मीडियम में हो रहा है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? ये रीअरेंज हो जाता है और रीअरेंज होके पैरा अमीनो
फिनॉल दे देता है, तो ये हमें कंपाउंड मिल जाएगा। तो बी ये वाला कंपाउंड है, पैरा अमीनो फिनॉल। अब इसके बाद क्या कर रहा है, एसिटाइलेशन कर रहा है। एसिटाइलेशन में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है ये प्रोटेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे NHCOCH3 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे सबसे बड़ी हिंट क्या दे रखी है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे, पैरासिटामोल, मतलब पैरासिटामोल बनना चाहिए। अब पैरासिटामोल का भी अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो वहां से भी हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। Next question, which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए देखो बच्चों क्या चाहिए होता है, हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए, ताकि जो एनाइन बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, उसको वो क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो NO2 होने चाहिए वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होने चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होता है, मेटा पे मेसोमेरिक का कोई रोल नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखो NO2 पैरा पे है, यहाँ पे -M लगेगा इसका, ये दोनों मेटा पोजिशन है, तो मेटा पोजिशन पे कभी भी -M ऑपरेट या +M ऑपरेट नहीं होगा, तो बी तो नहीं हुआ। यहाँ पे ये तो मेटा है, ये वाला क्या है, पैरा, और यहाँ मेरे को ऑर्थो और पैरा, तो आंसर इवेंचुअली क्या हो गया, डी। Question number 58, RNA and DNA are chiral molecules. Their chirality is due to, अब इनमें chirality देखो किसकी वजह से होती है, जो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट रहती है उसकी वजह से, मतलब डी शुगर कंपोनेंट, तो आंसर इज डी। 59, सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ, अब देखो सेल्यूलोज किससे बना है, उसका मोनोमर क्या है, डी ग्लूकोज है, और कौन सी वाली बॉन्डिंग होती है उसमें, बीटा ग्लूकोसिडिक या बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती है। तो आंसर इसमें वही देखते हैं, डी ग्लूकोज यूनिट्स जॉइंड बाय बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following statement is not correct for sucrose? सुक्रोज के लिए कौन सा सही नहीं है, पहला मार्क कर लेते हैं, नॉट करेक्ट। अब डाइसेक्राइड है, ये हमें पता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है सुक्रोज, इट इज अ डाइसेक्राइड, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी एकदम सही है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि जो भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है वो ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस में चला जाता है, वो अवेलेबल ही नहीं है, फ्री नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट भी रहता है, सुक्रोज होता क्या है वैसे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट जब उसको सॉल्यूशन में डालते हो तो वो हाइड्रोलाइज होके क्या दे देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो है बट फ्रक्टोज लीवो है, और इसका जो लीवो रोटेशन है वो हायर होता है एज कंपेयर टू डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है, लीवो रोटेटरी मिलता है, इसलिए ग्लूकोज को इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। इट गिव्स ग्लूकोज फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, ये भी हमने बताया यहाँ पे, तो आंसर है सी। 61, Which of the following statement is incorrect? Again हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, incorrect statement के बारे में। तो अब incorrect statement को अगर देखा जाए, पहला statement क्या दिया है, protein on heating lose its biological activity, this is called as denaturation of protein। सही बात है ये तो, क्यों सही बात है, molecular shape हीट करने पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो अनकॉइल हो जाते हैं, जिसके वजह से जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, तो दिस स्टेटमेंट तो सही है। फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड solubility in H2 of amino acids are lower than corresponding halo acids। अब अमीनो एसिड्स की देखो solubility, क्या आप बोल सकते हो, अमीनो एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है, क्यों, बिकॉज अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ज्विटर आयंस। अब ज्विटर आयंस है तो इनमें कौन सी फोर्स लग गई, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनमें थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड जैसे बिहेव करेंगे ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा हैलो एसिड्स के कंपैरेटिवली, तो ये स्टेटमेंट जो है वो तो गलत है, तो आंसर इसका बी होना चाहिए। आगे वाले भी देखते थे एक बार, एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर दोस व्हिच डज नॉट सिंथेसाइज बाय बॉडी, एकदम सही बात है, जो सिंथेसाइज नहीं करती अपनी बॉडी उन्हीं को हम एसेंशियल कहते हैं, जिनको हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट
these work by reducing the magnitude of activation energy. ये हम कैटलिस्ट में भी पढ़ते हैं, सेम वही चीज एंजाइम्स है, क्या करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 62 फिर से क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विटामिन बी एंड सी डज नॉट स्टोर इन बॉडी, दस रेगुलर सप्लाई इज नीडेड. ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो सही है, क्यों? बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये क्या हो जाते हैं हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, रेगुलर सप्लाई लेना पड़ता है इन लोगों का, ये स्टोर नहीं होते बॉडी में, तो ये तो स्टेटमेंट सही है. विटामिन पिल कैन बी टेकन विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस बिकॉज इट्स एक्सेस इज नॉट हार्मफुल. ये गलत है, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी हो वहाँ पे एक लाइन भी मेंशन है कि विदाउट कंसल्ट हमें नहीं, विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस हमें नहीं लेना चाहिए, एक्सेस जो होता है वो हार्मफुल हो सकता है. तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, तो आंसर बी हो जाएगा. इसके बाद वाले बी, सी ऑप्शन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक डिजीज. अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीजेस होती है, ये पढ़ते भी हो आप लोग, जैसे बी के वजह से बेरी बेरी हो जाता है, B12 के वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, तो सी वाला स्टेटमेंट सही है. विटामिन used to cure night blindness can be obtained from carrot. नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन ए, कैरेट्स में हम विटामिन ए पढ़ते ही हैं, होता है, तो बी भी सही है, तो आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 63, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर. अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखो क्या होता है, जो बेस का डीएनए में बेस का जो सीक्वेंस होता है वो यूनिक होता है, उसी को डिटेक्ट या उसी का ऑर्डर या उसी की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसको क्या बोल रहे हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोल रहे हो. ठीक है, अब इसको हम किस किस चीज के लिए यूज नहीं करते हैं, पेटर्निटी के लिए किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज के लिए किया जाता है, रेशियल ग्रुप्स टू रीराइट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन किया जाता है, प्रिवेंटिंग कैंसर नहीं, कैंसर के लिए नहीं किया गया, तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब यहाँ पे करेक्ट एसिडिक ऑर्डर पूछा गया है. चलो अब देखो, पहले हमें क्या दिया है, ऑर्थो पे है ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा और ये वाला भी मेटा. तो मेटा पे तो कभी देखो -m + m मीसोमेरिक लगेगा ही नहीं, यहाँ पे हम केवल क्या देखेंगे इसका इंडक्टिव, इसका भी माइनस आए और इसका भी माइनस आए. अब माइनस आई किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बी का तो डी से ज्यादा होना चाहिए. अब बी डी देखो तुम्हें एक ही में दिख रहा है यहीं पे, तो वैसे ही हम मार्क कर देते हैं और उसको एक बार सॉल्व करके भी देख लेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन अब यहाँ हो सकता है कि ए और सी वाले क्यों बी और डी से ज्यादा हो रहे हैं. तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं हम बेंजोइक एसिड्स की एसिडिक ऑर्डर में, जिसको ऑर्थो इफेक्ट बोल देते हो या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी बोल देते हैं. तो अब ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिकली क्या होता है, ये ग्रुप जो होता है ये बड़ा ग्रुप होता है, तो ये जो ट्रायंगुलर ऐसे हमारे पास ये C डबल बॉन्ड OH है, और ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से इन दोनों में क्या होता है, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से इसका कॉन्जुगेशन रिंग के साथ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. मतलब अब चाहे यहाँ पे तुमने +m वाला जोड़ा हो, चाहे तुमने यहाँ पे -m जोड़ा हो, ये COH ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ही नहीं रहा है, ये मीन्स ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहा ही नहीं, तो इस वाले ग्रुप से अब इसका कोई भी लेना देना नहीं होता. अब खुद सोचो, आयोडीन ज्यादा बड़ा है, ज्यादा हिंड्रेंस कर रहा होगा, ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा होगा, तो इसलिए इसका एसिड ऑर्डर क्या होना चाहिए, सी का ज्यादा होना चाहिए ए से, तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका ए. क्वेश्चन नंबर 65, बेंजीन में डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, मतलब पहले हमने क्या कराया, इसमें सल्फोनेशन करा दिया, तो यहाँ पे आ गया SO3H. अब इसमें NaOH डाला, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, SO3H से क्या बन गया, SO3Na आ गया. अच्छा सॉरी, यहाँ पे हीट भी किया है तो ONA आ गया, SO3Na नहीं ONA बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड. अब इसके बाद एसिडिक मीडियम में इसको ट्रीट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, फिनॉल. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन 66, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, अल्कोहल से बनाना है एल्डिहाइड, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में करेगा। माइल्ड देखो कौन सा होता है, पीसीसी, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, तो आंसर इसका डी। 67th, फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया जा रहा है अगेन। अब फिनॉल है, फिनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सल्फोनेशन फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मानो ये OH है, ये ऑर्थो पे भी लगा सकते हो, पैरा पे भी, या ऑर्थो पैरा दोनों ही बना देगा। चलो आंसर पे आज सच कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। अब यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला। देखो ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, तो ये SO3H यहाँ से हट जाएंगे और इसके जगह क्या लग जाएंगे, NO2 लग जाएंगे, तो OH ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे NO2 लगते हैं। जिंक डस्ट इस बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा और क्या बन जाएगा फिर, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी आना चाहिए फिर। सिक्सटी क्वेश्चन, सपोज द फॉलोइंग रिएक्शन, टोलिन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं CrO3 के साथ, टोलिन का CrO3 और एनहाइड्राइड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट पूछा है, अब जब यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात की जाएगी तो ये CH पे ही एसिटाइलेशन होता है, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, जिसका फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करके क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। Sixty-ninth question, which of the following does not form benzaldehyde as major product, मतलब किसमें बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा ये पूछा है। अब ये COHCl ये कौन सा रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन में तो क्या हुआ था, बेंजल्डिहाइड बनता ही है, तो ये तो हुआ नहीं। दिस CrO2Cl2 मतलब ये कौन सा हो गया, इटार्ड्स रिएक्शन, इटार्ड्स में भी क्या होता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देखो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में यही किया था, CrO3 इससे इंटरमीडिएट पूछा था, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था, वहां पे भी बेंजल्डिहाइड, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर फिर यही हो जाएगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये देखो ये ग्रुप क्या है अपने पास, एस्टर वाला ग्रुप है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, रिडक्शन करेगा भी तो क्या बनाएगा, ये अल्कोहल बनाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, सबसे पहले यहाँ पे CH3MgCl का CH3COCl के साथ कराया जा रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, तो ग्रिग्नार्ड में अगर देखो ये Mg पे क्या रहता है, पार्शियल पॉजिटिव, और कार्बन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव और ये वाला पार्शियल पॉजिटिव। तो अब अगर इसको हम फिर से वैसे जोड़ के करेंगे भी, तो पहले क्या हो जाएगा, ये CH3 है, COMgCl, Cl एंड, या डायरेक्टली OMgCl को हटा के OH लगा देते हैं, वाटर के साथ डायरेक्ट बता रही हूँ, OH, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। अब ये HCl है, अब यहाँ से ये Cl निकलेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। अब कीटोन में फिर से एक ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा और कीटोन क्या दे देता है फिर अपने को, 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल ये हमें मिल रहा है, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये C हटा देते हैं और A हटा देते हैं। अब इसके बाद कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन अगर देखो, CH3MgCl का कैडमियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो डाई मिथाइल कैडमियम बनेगा, और जब इसका CH3CO के साथ रिएक्शन Cl के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पे एसीटोन बनता है, तो आंसर फिर क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड इन द फॉलोइंग आर। अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं, तो अब हमें करेक्ट वाला ध्यान रखना है। यहाँ पे लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज दे फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर। सही बात है, जब लोअर मेंबर्स होते हैं तो उनमें एल्किल ग्रुप्स या वाटर रिपेलिंग ग्रुप्स कम होते हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस भी क्या है, ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। कार्बोनिल कंपाउंड हैव
इन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट टू दैट ऑफ अल्कोहल ईथर। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ईथर का कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड पोलर है, इसी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा है, तो ये वाला भी पॉइंट सही है। इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन न्यू कायरल सेक्टर इज जनरेटेड रेसिप्रोकल मिक्सचर इज फॉर्म। क्योंकि अटैच जो है न्यूक्लियोफाइल वो दोनों साइड से हो सकता है, तो रेसिप्रोकल मिक्सचर ही बनता है, तो ये भी सही है। फॉर्मलिन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक तो नहीं होता, फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो A, B, C आंसर विल बी A। Question 72. Arrange the following in order of their reactivity towards nucleophilic addition reaction. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए देखो हम क्या देखते हैं, दो चीजें देखते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कम होने चाहिए, और दूसरा क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जाता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाना है। न्यूक्लियोफाइल क्या है बेसिकली, देखो जो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए बेसिकली, या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, बोलना चाहिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो फॉर्म, यहाँ पे हिंड्रेंस सबसे कम यहीं पे दिख रहा है अपने को, तो आंसर थर्ड वाला तो ज्यादा ही आना चाहिए। अब थर्ड ये भी है या ये भी है, तो ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई वाले ग्रुप्स भी कम है, हिंड्रेंस भी क्या होगा, कम मिलेगा यहाँ पे, तो थर्ड वाले का तो सबसे ज्यादा होगा। अब थर्ड, इनमें देखो ये कीटोन है, कीटोन में हिंड्रेंस, ये भी ग्रुप आ गया, ये भी ग्रुप आ गया, तो हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है। ये भी प्लस आई इफेक्ट देखे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, तो कीटोन का तो कम हो गया, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो अब ये तो 4 तो पता है हमें मेन के जो कंपेयर करना है वो 1 और 2 को करना है। अब 1 और 2 में भी जो एलिफेटिक वाला होगा उस पर अटैक ज्यादा आसानी से होगा एज कम्पेयर टू एरोमेटिक, बिकॉज अब एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो बेंजीन के साथ ये क्या है, पूरा रेजोनेंस में आएगा। बेंजीन के साथ अगर ये रेजोनेंस में आएगा, तो मतलब ये C डबल बॉन्ड तो कैसा होता है, -m वाला होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, इस पे कम होता जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो अटैक भी क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा आसानी से करेगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो सेकंड ज्यादा होना चाहिए। सेकंड ज्यादा किसमें है, C वाले में, तो आंसर विल बी C। सेवेंटी थर्ड क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड किसमें नहीं मिलेगा, डज नॉट गिव अगेन। ये नॉट पे ज्यादा ध्यान रखाया करो, क्योंकि ये नॉट वाली ही बहुत मिस्टेक्स होती हैं। डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड पूछा है। अब ये बेंजामाइड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, मतलब बेंजोइक एसिड बनेगा। ये KMnO4 है, देखो एल्काइल ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ भी एल्काइल है, यहाँ भी एल्काइल है, दो जगह में एल्काइल दे रखा है। ये तो टॉलिन्स वाला है, टॉलिन क्या करता है, ऑक्सीडाइज ही करता है, तो यहाँ पे भी COO- और Ag+ बनेगा, तो सॉल्ट मिल जाएगी, तो ये भी दे देगा। अब B और D में देखो, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, या वैसे एसिडिक छोड़ो, यहाँ पे ये क्या बोल सकते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। जिन भी एल्काइल चेन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही बस ऑक्सीडाइज होंगे, जिनके पास नहीं है ये जो बेंजाइन वाला हाइड्रोजन, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बट इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, D। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी ऑक्सीडेशन होगा, चाहे कितने भी कार्बन हो, बनाएगा क्या, वो बेंजोइक एसिड ही बनाएगा। 74th क्वेश्चन, CH3COH है और CH3CH2COH है, इनको हमें डिस्टिंग्विश करना है। अब देखो दोनों ही एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड फेलिंग हो गया या टॉलिन हो गया, ये दोनों तो होंगे ही सेम ब्रैडी, आएगा क्या अपना NaOH NaOH क्यों, क्योंकि ये क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोडोफॉर्म कौन दिखाते हैं, जहाँ पे ये CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स है, या फिर CH3COH ग्रुप से, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकते हैं। तो अब ये वाला ग्रुप अगर हम देखें हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, तो इसलिए डिस्टिंग्विश किससे कर सकते हैं हम, NaOH + I2 से। क्वेश्चन नंबर 75, साइनो बेंजीन दे रखा है या बेंजीन नाइट्राइल दे रखा है। अब बेंजीन नाइट्राइल में
SnCl2 HCl, मतलब यहाँ पे हो रहा है स्टीफेंस रिडक्शन। अब स्टीफेंस रिडक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालोगे, मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, कैनिजारो। कैनिजारो में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो बेंजल्डिहाइड से बनेगा बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड वाला कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, देखो यहाँ पे आ रहा है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द फॉलोइंग रिएक्शन हमें दे रखा है यहाँ पे A B C, और क्या पूछा है, D दे रखा है, A क्या है ये पूछा है। अब देखो यहाँ पे ये बना है और किससे बना है, NaOH Br2। ये फिर से हमने अभी पहले भी किया था, क्या करता है ये, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि ये जो C डबल बॉन्ड O NH2 है, ये रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ NH2 में। ये CO वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, वहां से एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है। तो अभी CO वाला ग्रुप अगर यहाँ से हट रहा है तो मतलब एक कार्बन कम हो रहा है। तो अगर ये 2 कार्बन है तो ओरिजिनली A के पास पर कितने होने चाहिए थे, फिर 3 कार्बन होने चाहिए। तो 3 कार्बन ये भी नहीं, ये है, बट ये अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वैसे भी कीटोन है, तो ये तो हटा दोगे यहाँ पे। ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये कर सकता था और ये कर सकता था। अब इसमें भी यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें और इसमें तुमको चूज करना पड़ेगा। अब देखो अगर यहाँ पे अगर बात करूं तो ये CONH यहाँ पे बनाएगा, जाएगा ये, तो यहाँ पे 2 डिग्री, ये जो अमीन बनता है ये ऐसा बनता, फिर ये बनता, बट ये तो प्रोडक्ट दिया नहीं है, स्ट्रेट वाला दिया। तो आंसर फिर क्या होना चाहिए, इसलिए डी होना चाहिए। और इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं स्टेप वाइज। तो अगर इसको स्टेप वाइज देखा जाए तो देखो, पहले हमने कंपाउंड ले लिया D, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। अमोनिया डालोगे, यहाँ बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ONH4 प्लस, ये बन जाएगा। अब ये जो बना है इसको हीट करने पे ये दे देगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब ये हो गया अपने पास कंपाउंड A और ये हो गया अपने पास कंपाउंड B। और जब B का हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन किया जाएगा, अच्छा A ये नहीं था, सॉरी, A ये हो गया, ये B था और ये C है। दिस इज B एंड दिस इज C। अब इसका हॉफमैन ब्रोमोमाइड किया जाएगा तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, फिर ये पूरा CO हटा देना है और CH3 CH2 NH2, तो आंसर D हो जाएगा फिर। Question number 77. Which of the following compound on reduction will not give primary amine? 1 डिग्री अमीन चाहिए अपने को, मतलब NH2 आना चाहिए। अब देखो ये NO2 है, CN है, टर्मिनल वाले दिख रहे हैं तो इन सब जगह तो तब भी आ जाएगा, बट ये RNC, ये अगर रिड्यूस होगा तो क्या देगा, NH, और यहाँ पे CH3 आएगा ना, मतलब ये तो 2 डिग्री देगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, D। बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है यहाँ पे। पहला क्या है यहाँ पे अपने पास, पिपरिडीन है। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, तीनों के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखनी है। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, और किस पे है, sp3 नाइट्रोजन के पास है। ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक है। देखो ये 2 3 4 5 6 6 पाई ऑलरेडी है, यहाँ पे एरोमेटिक है, इसका लोन पेयर इसी के पास है, तो ये लोन पेयर भी क्या है, लोकलाइज्ड है। और ये किस पे है, अब sp2 नाइट्रोजन के पास है। और यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये रिंग के अंदर जा रहा है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज्ड है मतलब अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो बेसिक ऑर्डर कम होगा, तो सबसे कम तो कौन सा हो गया, देखो 3। अब इसके बाद 1 और 2 में बात करते हैं। 1 में sp3 कार्बन है, 2 में sp2 है। sp2 मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज्यादा आसानी से डोनेशन नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए 1 विल बी ग्रेटर देन 2। तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3, मतलब आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79, व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इथेनोलिक KOH, जब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन ही पता होना चाहिए, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म इथेनोलिक KOH मतलब कार्बिलअमीन रिएक्शन। कार्बिलअमीन रिएक्शन में क्या बनती है, फाउल स्मेलिंग वाला कंपाउंड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ए। अब एक फिर से रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है और पूछा हमसे एक्स है, उल्टा चलेंगे फिर। देखो C2H5OH डाल रहे हो किसी कंपाउंड में, मतलब वही डाइजोनियम हम लोगों ने किया भी था इसमें, अभी कुछ देर पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। ये ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है और ये भी ब्रोमीन है। अब देखो ये किससे बना होगा, डाइजोनियम से बना होगा। क्यों, क्योंकि अभी डाइजोनियम का हमने देखा था कि डाइजोनियम में अगर अल्कोहल डालते तो ये बॉन्ड रिड्यूस हो जाती है और ये ग्रुप हट जाता है वहां से। फिर डाइजोनियम किससे बनता है, NaNO2HCl का रिएक्शन जब किससे कराते हो, एनालीन से, और एनालीन के ही ब्रोमिनेशन पे ट्राइब्रोमो बनता है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया फिर डी, एनालीन ही होना चाहिए एक्स। क्वेश्चन नंबर 81, एनालीन रिएक्ट्स विद एसिटिल्डिहाइड टू फॉर्म, एनालीन है, देखते हैं एक बार क्या बनेगा। एनालीन का रिएक्शन हो रहा है एसिटिल्डिहाइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये हो गया अपने पास एसिटिल्डिहाइड। तो अब देखो इनका जब रिएक्शन होगा डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये H2O हटा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड को जोड़ दो बस, पूरे मैकेनिज्म के थ्रू नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट में यहाँ पे कर रहे हैं। तो N डबल बॉन्ड CH और ये CH3, और ये देखो फिर से क्या बन गया, मतलब शिफ्ट बेस बन गया, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 82, एसिटामाइड रिएक्ट्स विद P2O5 टू गिव, अब एसिटामाइड है क्या, ये एसिटामाइड है। अब देखो P2O5 की अगर हम बात करें, P2O5 क्या होता है, P2O5 होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी ले जाता था। अब पानी अगर यहाँ से लेके जाना भी चाहते हो तुम, O और H2 है, इसको हटा दो और क्या बन जाएगा फिर देखो, CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब क्या बन गया, यहाँ पे मिथाइल साइनाइड हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 83, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बस कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो CHO है, यहाँ पे CH2OH, तो अब अगर ये ऑक्सीडाइज भी कर रहा है ब्रोमीन वाटर, तो बस ये ऊपर वाला जो ग्रुप है इसको COOH में कन्वर्ट कर देता है वो। तो अगर यहाँ पे देखें तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। इसके बाद 84th क्वेश्चन, बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 हो गया, 83 हो गया, 84 कर लिया, अच्छा मैं 85 आ गया। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA, RNA में कौन सा होता है, यूरोसिल, और DNA में थाइमिन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, बाकी सारे सेम रहते हैं, यूरोसिल और थाइमिन बस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो प्रेजेंट इन RNA पूछा है, तो यूरोसिल विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, डाइजोनियम का रिएक्शन एनालिन के साथ करा रहे हैं, कपलिंग रिएक्शन है, डाई का फॉर्मेशन होता है, इसकी पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ता है, पैरा पोजीशन पे देख लो ये वाला आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये एक येलो डाई बनता है, कपलिंग रिएक्शन है ये। 87th, which of the following pair can be differentiated by iodoform, देखो iodoform अभी बताया था मैंने, कौन सा ग्रुप चाहिए हमें, CH3C डबल बॉन्ड, ये ग्रुप होना चाहिए एक के पास, दूसरे के पास नहीं। अब यहाँ पे देखो ये CH3 है,
ये भी CH3 है, तो ये दोनों ही एटो फॉर्म देंगे तो इनको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, तो ये डिस्टिंग्विश हो सकता है। यहाँ पे दोनों ही डिस्टिंग्विश नहीं होंगे और यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। अभी देखो हम लोगों ने एक इफेक्ट बताया था, डिस्कस किया था, ऑर्थो इफेक्ट, वो यहाँ पे फिर से लग रहा है। NO2 बल्कि ग्रुप हो गया, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। ऐसा यार जब भी होगा एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे देखो ये बेसिक के लिए है। अब यहाँ पे दूसरी चीज होती है, इसको हम कहते हैं SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब बेसिस क्या है, जो प्रोटॉन क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो ये प्रोटॉन आसानी से अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम SIP बोल देते हैं। तो इसलिए इसका बेसिक ऑर्डर क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है। ये अच्छा बेस होगा, ये कम होगा। तो ये जो दे रखा है ये तो अपने को गलत दिया है, गलत ही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। ये उल्टा सोच सकते हो क्या, कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड में कोई ग्रुप बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एनिलीन में एसिडिक कैरेक्टर या बोल सकते हो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एसिडिक बढ़ रहा है तो बेसिक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी भी एक बार देखिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है, ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो ये भी सही है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये और ये देखो, जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उतनी ही कम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, इनवर्स होता है। अब स्टेबल एल्कीन कौन ज्यादा है, ये, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है, अल्फा मतलब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, कार्बन से जुड़ा, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन। यहाँ पे भी 2 अल्फा होंगे, यहाँ पे भी 2 अल्फा होंगे। इस केस में अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अल्फा, बट यहाँ पे भी 2 अल्फा और ये भी 3 अपने को दिख गए, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, कम होती है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 89, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4, तो K होना चाहिए, Hg होना चाहिए, I होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, N। ये नेस्लर रिएजेंट है, ठीक है, तो आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, assertion दिया है, both कार्बिलमीन टेस्ट एंड हिंसबर्ग टेस्ट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1, 2 एंड 3 डिग्री अमीन्स। अब देखो हिंसबर्ग तो करते हैं हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स के उसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए, बट कार्बिलमीन सिर्फ 1 डिग्री देता है। 2 और 3 के बीच में वो डिस्टिंग्विशिंग नहीं कर सकता, 1 का कर सकता है बट 2 एंड 3। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है कि दोनों को हम 1, 2, 3 के लिए यूज करते हैं, तो assertion इज इनकरेक्ट। रीजन, 1 डिग्री अमीन्स गिव ऑफेंसिव स्मेलिंग, कार्बिलमीन इन कार्बिलमीन टेस्ट सही बोल रहे हैं, कार्बिलमीन में आइसोसाइनाइड बनता है, फाउल स्मेलिंग वाला होता है, ऑफेंसिव स्मेलिंग वाला होता है। while they form an insoluble mass in हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट में भी 1 डिग्री इंसॉल्युबल कंपाउंड देता है, या बोल सकते हो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, जो इंसॉल्युबल होता है किसमें, बेस में इंसॉल्युबल होता है, सॉरी इंसॉल्युबल बोल दिया बेस में, सॉल्युबल होता है किसमें, बेस में होता है। तो यहाँ पे इनसॉल्युबल मास की बात कर रहे हैं, बेस की कोई बात ही नहीं कर रहे, तो ये तो सही है। ये तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम हिंसबर्ग में क्या पढ़ते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को कैसे डिस्टिंग्विश करता है। 1 डिग्री से भी हिंसबर्ग रिएजेंट में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, वो सॉलिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। 2 डिग्री फिर से प्रेसिपिटेट देगा या इनसॉल्युबल मास देगा, जो बेस में डिसॉल्व नहीं होगा, और 3 डिग्री इनसॉल्युबल मास देता ही नहीं है। तो यहाँ पे बेस की कोई भी बात नहीं हो रही है, बोल रहे कि एक इनसॉल्युबल मास मिलता है, और हाँ मिलता है, सही बात बोल रहे हैं। तो रीजन सही है बट असर्शन तो गलत है, तो असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, dark purple color of KMNO4 disappears with titration with oxalic acid, overall change in। अब देखो एसिडिक मीडियम में बात कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस जाता है किसमें, Mn2 प्लस में, ये +7 है, ये +2 है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 5, तो इन फैक्टर तो 5 हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, ए। क्वेश्चन 92,
आयोडोफॉर्म इज अ ब्राइट येलो सॉलिड, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आयोडोफॉर्म क्या है? एक ब्राइट येलो सॉलिड है। आयोडोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एन अल्कोहल। अल्कोहल इथेनॉल का यूज किया जा सकता है। इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बेस के प्रेजेंस में किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट से हो जाएगा, और आयोडीन तो चाहिए आयोडोफॉर्म के लिए। तो ये रीजन भी क्या लग रहा है अपने को? सही लग रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट क्या खुद सोचो, ब्राइट येलो सॉलिड का रीजन ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा कि असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन 93, मोर सॉल्ट एंड पोटैश एलम, मोर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, और पोटैश एलम K2SO4 डॉट AN2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O क्या होती है? डबल सॉल्ट होती है। तो आंसर इज बी। 94, बोराक्स बीट टेस्ट ऑफ CO2 प्लस, ब्लू कलर ऑफ बीट मेटाबोरेट्स बनते हैं। क्या बनता है? COBO2 वोल्ट वाइज बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S will precipitate the sulfides of all metals from the solution। अब देखो, सल्फाइड H2S के साथ रिएक्शन मतलब कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये बना बना के क्या हो रहा है? ये प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो इनके प्रेसिपिटेशन के लिए सल्फाइड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये प्रेसिपिटेट हो पाएंगे। तो सॉल्यूशन एक्वस होना चाहिए। एक्वस में सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसका प्रेसिपिटेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एसिडिक नहीं होगा क्योंकि कॉमन आयन की वजह से फिर H+ कॉमन हो जाएगा। H+ कॉमन हो जाएगा तो H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? सॉल्यूशन शुड बी एक्वस। क्वेश्चन नंबर 96 में मैच करना है। अब देखो, इसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्रुप रिएजेंट्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप का रिएजेंट क्या क्या होता है और इनमें से कौन से आयन कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ये सबसे पहला दे रखा है H2SN NH4OH। H2SN NH4OH या B की बात करें, ये ग्रुप 4 रिएजेंट है, और इसमें से ग्रुप 4 में आता कौन सा है? निकल 2+। तो B तो किसके लिए जाएगा? P। तो B का P अपने को एक ही में दिख रहा है, यहाँ पे ही हो गया। उसके बाद और देखते हैं, NH4OH NH4Cl मतलब C, ये है ग्रुप 3 का रिएजेंट। ग्रुप 3 में यहाँ पे कौन आता है? एल्यूमिनियम, मीन C शुड बी C का S, यहाँ पे C का S, B का P सही है। H2S इन डाइल्यूट HCl दिया है, H2S इन डाइल्यूट HCl देखा जाए, ये ग्रुप 2 रिएजेंट है, और ग्रुप 2 में कौन सा आता है इसमें से? लेड। तो D शुड बी R। और फिर बचा क्या? Na2HPO4। कोई ऐसा स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं है, बट मैग्नीशियम के लिए करते थे इसको। तो आंसर क्या हो गया इसका? B। मिक्सचर यूज इन चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट में कार्बोनेट्स यूज होता है, सोडियम का, पोटेशियम का। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। KMnO4 और ऑक्सिलिक एसिड का ऑक्सिलेट का रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में। कौन किस में जा रहा है ये भी बता दिया। हमें बस क्या करना है फिर यहाँ पे? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है और बताना है इससे इक्विवेलेंट एंट्री से किसके बराबर है। तो अब देखो, जितने इक्विवेलेंट होंगे MnO4 माइनस के, उतने ही इक्विवेलेंट होंगे C2O4 2 माइनस के। दोनों के इक्विवेलेंट बराबर। इक्विवेलेंट बराबर मतलब N1 V1 M1 इज इक्वल टू N2 V2 M2। तो अब यहाँ पे N1 V1 M1 की अगर हम बात करें तो देखो कितना दे रखा है अपने को वॉल्यूम यहाँ पे 50, और MnO4 माइनस Mn2 प्लस मतलब N फैक्टर कितना हो गया? 5। ये +7 है और ये +2 है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही क्या बताएगा हमें? N फैक्टर बता देगा। तो ये 5 हो गया। वॉल्यूम कितनी दे है यहाँ पे? 50, और ये कितना है अपने पास? 0.02। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 5 आ जाएगी। तो हमें देखना है मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, 5 मिली इक्विवेलेंट। तो इनमें से जिसमें भी 5 मिली इक्विवेलेंट आएगा वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसका एन फैक्टर अगर बात की जाए, देखो C2O4 2 माइनस है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर, इससे जा रहा है किसमें? CO2 में +4।
बट इन फैक्टर पर मोल ऑफ सब्सटेंस होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो एक मोल के पास 2 एटम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज 2, तो टोटल कितने का चेंज आया 2 इलेक्ट्रॉन का, तो एन फैक्टर क्या होगा इसका 2 होगा। तो बस अब एन फैक्टर 2 यूज करके करेंगे। 200 और 0.05। अब खुद सोचो ये 5 to 10, तो ये जो 10 समथिंग होगा ये आंसर ही नहीं हो सकता अपना। फिर यहाँ पे 250 0.05, अब ये 100 और ये हो सकता है अपना 5। तो आंसर फिर यहीं से देखो आ गया बी। बाकियों के लिए भी ऐसे कैलकुलेट करके देखोगे, 25 to 50, 50 to फिर से 100, तो ये 5 नहीं आएगा। 50 to 100, 100 और 0.10 फिर से 10 समथिंग कुछ आ जाएगा, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका बी हो गया। इक्विवेलेंट बराबर बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99। इस क्वेश्चन में पूछा है इंडिकेटर आयोडाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो आयोडाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज होगा, आयोडीन ही बनेगा। आयोडीन के लिए कौन सा इंडिकेटर हम यूज करते हैं, स्टार्च, ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आंसर इज डी। और अब लास्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट पूछा गया है। ठीक है, अब देखो सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इक्विवेलेंट दोनों के बराबर बराबर, मतलब N1 V1 M1 N2 V2। तो ये तो देखो साफ दिख रहा है अपने को, ये तो सही है, तो रीजन तो सही है। असर्शन पे आप देखते हैं, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर बराबर होने चाहिए। मोर सॉल्ट में क्या होता है, Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्जन होता है। तो मोर सॉल्ट अगर Fe2+ से Fe3+ में जा रही है, तो इसका तो एन फैक्टर कितना है 1, और MnO4- से Mn2+, फिर से वही +7 से +2, तो इसका एन फैक्टर कितना है 5 है। तो अब उसी को देख के करते हैं। ये 0.5 मोलर है, यहाँ पे मोलर लगा देते हैं। 0.5 मोलर KMnO4 है, तो 5 × 0.5, और वॉल्यूम कितनी है हमें नहीं पता, हमें वॉल्यूम निकालनी है। ये दे रखा है हमें 500, एन फैक्टर 1, और ये 0.2। तो अब यहाँ पे अगर देखो V1 अगर हम सॉल्व करें, तो V1 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डेसिमल हटा दो चाहो तो, ये हो गया 1000, और ये कितना हो गया 25। तो मतलब ये तो हो गया 40। तो वॉल्यूम कितनी चाहिए हमें 40 ml चाहिए, बट यहाँ पे कितनी बोली है 10 ml, मतलब ये तो गलत है। तो असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका, डी हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।